जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमंत एकेडमी। सीटेट 2026 के लिए एसएसटी का पार्ट देखेंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएसटी का 60 अंकों का प्रश्न रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप इसी को ही कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपका स्कोर अच्छे से हो जाएगा। देखो, इस टॉपिक में ना दोस्तों मैं आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ये जो टॉपिक है 50 क्वेश्चन है, आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को देखना। अगर आप इसका आंसर स्वयं से लगाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्वयं से लगाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कुल कितना है। जैसे कि पूरे पृथ्वी में 71% पर क्या है, पानी है, और बचा 29% क्या है, स्थल है। तो स्थल भाग को अगर हम 100% करते हैं उसमें से पूरे विश्व का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको ये बताना है कि भारत का हिस्सा कितना है। आंसर रहेगा 2.4। भारत की तट रेखा की लंबाई है, आपको बताना है कि भारत की जो तट रेखा है, जो समुद्री तट रेखा है, इनकी लंबाई कितनी है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को समझना, भारत की पूछा है। आंसर रहेगा 7,516 किलोमीटर। देखो, ये जो तट रेखा ना, ये गुजरात से लेकर यहाँ से चलते हैं, फिर ये पूर्वोत्तर तक जाता है। साथ ही भारत की बात किया है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाएगा, लक्षद्वीप, ये सभी इसी में आ जाएगा। तो इन सभी की जो तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि की जो तटीय भाग की लंबाई की बात अगर पूछता है तो फिर आपको इसी को लेना है, गुजरात से लेकर ये पूर्वोत्तर भारत तक से, और इनकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा पूछ दे कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, स्थल सीमा मतलब ये पूरा, अगर गुजरात से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर इधर से जाते हुए पूरे स्थल को लेना है आपको, और इसके स्थल को भी लेना है। तो कुल मिलाकर इनकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, अगर उत्तर से दक्षिण देखें, भारत का उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो 3,214 किलोमीटर है। कितना है? 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की दिशा में 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, 2,933 किलोमीटर है। इस प्रकार से भारत के पूरे जो लंबाई वाली जानकारी है मैंने आपको बता दिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? इंडियन जो आईएसटी रेखा है, आईएसटी है ना, और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? आंसर क्या रहेगा? 5.5 घंटे का, 5 घंटा 30 मिनट का। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तट रेखा मतलब जो समुद्री तट रेखा है। अब देखना, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन सर्वाधिक रूप से लंबी तटीय रेखा पूछता है तो फिर गुजरात लगाना है। गुजरात का देखो, यहाँ से जो द्वारका की जगह है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा सा, उसके बाद ये पूरा कवर करता है, फिर यहाँ से बाहर आकर फिर इतने को कवर करता है, यहाँ पर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा होता है। निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, इसमें से 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा पार करती हैं। इसमें एक आ जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि इसमें शामिल नहीं है। कैसे? अब देखो, सबसे पहले जो होता है ना, वह राजस्थान से होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश को पार करते हुए त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, बताओ। जुरासिक भूखंड कहा जाता है कि आर्यवर्त कहा जाता है कि इंडियाना कहा जाता है या गोंडवाना लैंड कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः गोंडवाना लैंड एक विशाल भूखंड का भाग था। ठीक है, तो आंसर डी रहेगा।
निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? बताओ कौन सा ऐसे राज्य है जो कि नेफा के नाम से जाना जाता था? अभी वर्तमान नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। पहले इनका नाम नेफा के रूप में था, नेफा। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? देखो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। आप देखना, जैसे कि इस तरफ क्या है? इंडिया है, ठीक है, और इधर क्या है? पाकिस्तान है। तो आप देखना यहाँ पर जो लाइन है, जो कि रेखा है, इसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और ये जो है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई है। याद रखना है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींची गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और आता है, भारत और चीन के मध्य जो रेखा उसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि 1914 में निर्धारित किया गया था। कब? 1914 में। भारत और अफगानिस्तान, अब तो भारत उसमें हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ गए हैं। तो भारत और अफगानिस्तान ये 1896 में एक रेखा खींची गई थी, लेकिन अब जो है ये पाकिस्तान में आ गए हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताओ, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों ये जो हमारे जो 7 सिस्टर्स स्टेट है, इसमें एक आता है त्रिपुरा, जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये कहाँ पर है? आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा है जो कि इस दिशा से पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बस एक हिस्से इसका बचता है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप, जैसे कि ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो अंडमान में ही जो अंडमान द्वीप समूह है, इसमें बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, जो आज भी एक्टिव है, जीवित अवस्था में है। निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? बताओ कौन से ऐसे भारतीय राज्य है जो कि सूर्य का किरण उसमें सबसे पहले पड़ती है? तो स्वाभाविक बात है, जो पूर्व दिशा में है वहीं पर पड़ती होगी, तो ये रहेगा अरुणाचल प्रदेश, जिसे पूर्व में नेफा के नाम से जाना गया। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन। आप यहाँ पर नक्शे में देख सकते हो, जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें एक आता है ये स्टेट, छोटा सा है, और ये सिक्किम कहलाता है। ये जो है ना, आपको नेपाल, भूटान और चीन, ये तीनों देशों से घिरे हुए मिलता है आपको, यानी कि इनकी सीमा लगती है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गाडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहते हैं, K2, ठीक है। अगला, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो कि हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है, ये अरावली पर्वत श्रेणी, ये सबसे पुरानी प्राचीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं? पाक जलडमरू, जैसे कि नाम से कैसे लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखना, जैसे कि ये हमारा भारत देश है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये जो वाले भाग है ना, इसे पाक जलडमरू कहा है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है, अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो ये रहेगा कोसी नदी। कोसी, देखो एक तो होता है नदी जैसे कि धीरे धीरे मार्ग बदलती है ना, तो इससे कुछ नहीं होता, लेकिन जब अचानक से मार्ग बदलती है तो इससे क्या होता है? तबाही होता है, और इसीलिए इसे बिहार का अभिशाप नदी भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी इसमें बाढ़ आता है ना, तो फिर बिहार के बहुत से क्षेत्रफल को नुकसान करता है। कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? बताओ
कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आंसर रहेगा तापी। तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। पतझड़ वन क्योंकि एक समय निश्चित समय के बाद वहां अपने पत्तों को झड़ा देती हैं। आंसर डी रहेगा। काली मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? काफी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी आप देखना सबसे ज्यादा जो है कपास के लिए अच्छे है। हालांकि इसमें अगर मैं कहूँ चावल के लिए, गेहूं के लिए भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात आता है ना तो कपास के लिए बेहतर रहता है। आपको याद रखना है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? बहुत ही सिंपल से प्रश्न है जो कि आप शुरू से पढ़ रहे हो। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वृक्षारोपण करके, यानी कि वन रोपण करके। वृक्षारोपण जितना ज़्यादा होगा, नदी में जैसे कि पानी का जो कटाव से मिट्टी कट जाता है वह नहीं कटेगा, क्योंकि पेड़ जो है अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को रोक कर रखता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। लेकिन अब कहा जाता है इनकी लंबाई जो है 8,848 किलोमीटर के साथ साथ कुछ इंच और बढ़ गए हैं। अच्छा, ये इंच क्यों बढ़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं धरती के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, जो पत्थर है, जो चट्टान है, वहाँ आपस में जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ ना, उसी प्रकार से अभी भी इसमें गतिविधियां चल रही है। तो संभव होता है कि हिमालय के जो पर्वत की ऊंचाई है वहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है और इसकी लंबाई 1,465 किलोमीटर है। ठीक है। उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से, और इनका विसर्जन आंध्र प्रदेश में बहते हुए राजमंड्री नगर के समीप बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती है। यहां पर तैराक रहेगा, है ना। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, बताओ, तैराक जो होता है ना वो मृत सागर में तैर सकते क्यों? अच्छा, ये मृत सागर किसे कहते हैं, कहाँ पर है ये? आपको याद रखना है, मृत सागर जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के सीमा पर स्थित एक खारे पानी का झील है। और एक चीज याद रखना, जैसे कि तालाब में है, नदी में व्यक्ति डूब जाता है, लेकिन समुद्र में नहीं, खासकर से मृत सागर में, क्योंकि यहाँ पर जो है नमक की मात्रा की अधिकता होती है और सागर को यहाँ सघनता बनाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति नहीं डूबता है, वहाँ तैरने लगता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। धुआंधार एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार एवं कपिलधारा तापी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, नर्मदा है, चंबल है? आंसर रहेगा नर्मदा नदी पर यहाँ स्थित है और यहाँ अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई एग्जाम में देखने को मिलता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सेकंड अरुणाचल प्रदेश में है, थर्ड छत्तीसगढ़ में है और फोर्थ में मिजोरम है। तो ये जो क्रम है ना आपको याद रखना है, ठीक है। ए बी सी डी, ये चारों क्रम जो है सही रहेगा, जो कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर तो बहुत लोग घूमने के लिए भी गए होंगे। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। अब देखो नाम क्या है, साइलेंट वैली, यहाँ पर शांति रहता है। तो भाई यहाँ पर जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण किया गया है। जहाँ संरक्षण किया गया है इसका मतलब लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम रहता है, ना के समान रहता है। तो स्वाभाविक बात है ये साइलेंट होगा ही। तो साइलेंट वैली इसी को कहते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो कि केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल राज्य में। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर मतलब
दिन के ताप में अंतर, इसे ही दैनिक तापांतर कहा गया है। तो दिन के ताप में अंतर यानी कि सवेरे कुछ और होना, दोपहर में कुछ और होना, शाम के कुछ और होना, रात में कुछ और होना, ये जो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। सम्मिलित करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, जैसे कि परियोजना है और एक तरफ राज्य है। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो आप कोशिश ये करना कि आपको जो आसानी से समझ आता है आप उसे ही पहले हल करने का प्रयास करो। जैसे कि अभी बताया था कोसी नदी के बारे में, कोसी परियोजना ये कहाँ पर है, बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको लगाना है ये बिहार में आ गया। अब इसमें कि जो देखो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा राज्य में, तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है कि नागार्जुन परियोजना। आप देखो नागार्जुन परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब मयूराक्षी परियोजना ये कहां पर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में। आंसर रहेगा 1 3 4 2 जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, मतलब मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, अरबी भाषा। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, बताओ। काजीरंगा कहां पर है, असम में है। और काजीरंगा जो है गैंडा, वो भी एक सींग वाले गैंडा के लिए विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह खालिस्तान पर या में स्थित है, बताओ। जो कोलकाता बंदरगाह है वो कहां पर स्थित है, गंगा सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में है कि हुगली नदी में है या भागीरथी नदी में, क्या हो सकता है। हुगली नदी इसका आंसर सही रहेगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी है, याद रखना जलोढ़। जलोढ़ क्यों, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा नदियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी नदी, और ये बरसात के दिनों में खासकर से जो नदी अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाती है इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, और ये समतली भूमि में निक्षेप कर देती है। तो आंसर ए सही रहेगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, काफी अच्छा है। जैसे कि आप देखना दो शब्द पढ़ते हैं, खादर और बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। आंसर बी सही रहेगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बताओ। नकदी फसल मतलब ऐसा है कि आप खेती किए, खेत से काटे और तत्काल उसको बेच दो, क्योंकि अगर रोकोगे तो वह खराब हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या है, सुमिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं, क्योंकि आप गेहूं को काट कर रख सकते हो अपने घर में कुछ समय के लिए, 1 महीने 2 महीने साल भर के लिए भी आसानी से रख सकते हो। लेकिन गन्ना को आप काट के रख सकते हो क्या, नहीं, वो खराब हो जाएगा, इसलिए वो तत्काल बेचने का है। कपास है, जूट है, तत्काल है, नकदी फसल है। और गेहूं जो है नकदी फसल की श्रेणी में नहीं आता। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हरित क्रांति का जो जनक है वहां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है हरित क्रांति का। हरित क्रांति जो कि 1967 में यहाँ मतलब चलाया गया था चावल के लिए, लेकिन गेहूं पर इनका प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिला। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बताओ। प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो है यहाँ केरल राज्य में होता है। दोस्तों ये जो पेड़ों से प्राप्त होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, बताओ। भारत में जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वहाँ पश्चिम बंगाल का है। जैसे कि बारदाना बनता है ना, बोरी कट्टा, वो क्या है, इसी से बनता है, जूट से, और ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा का निर्माण करती है, तो आंसर रहेगा महानदी। महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है और ये उड़ीसा में जाकर सागर से मिल जाती है।
भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है बताओ? मीठे पानी यानी कि उसके पानी जो है मीठा है, ये रहेगा दोस्तों वुलर झील। चिल्का झील तो जो है बहुत ही ज़्यादा खारा है क्योंकि समुद्र से है। वुलर झील जो है समुद्र से लगा हुआ नहीं है क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे जल की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो यह रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है सबसे अधिक यहाँ से रेशम प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो केरल से, क्योंकि आप देखना जैसे कि ये है, अब दक्षिण पश्चिम बोला है इधर से, है ना, ये क्या है पश्चिम, ये क्या है दक्षिण, लेकिन याद रखना है जो मानसून होता है वहाँ दक्षिण पूर्वी, जैसे कि देखो यहाँ से जो मानसून चलता है और ये मानसून केरल में प्रवेश करते करते यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से जो है पूरे भारत में फैलती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, बताओ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो कौन से रहेगा? आंसर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका आंसर सही है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बताओ भारत के ऐसे कौन सा जलप्रपात है जिसे लोकप्रिय नियाग्रा के नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा चित्रकूट जलप्रपात। यह इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में बनता है। इनकी जो ऊंचाई है 90 फीट यानी कि 28 मीटर है और चौड़ाई जो है 492 फीट है जो कि 150 मीटर है। अच्छा, इनका जो आकार है ना कुछ इस प्रकार से, जैसे घोड़े के नाल रहते हैं उसी प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? जैसे हरित क्रांति ये कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति ये भी दुग्ध उत्पादन से कृषि से है, पीली क्रांति दालों से है, नीली क्रांति नहीं रहेगा क्योंकि नीली क्रांति जो है पेट्रोलियम कच्चे तेल से संबंधित है। अगला, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? आंसर आ जाएगा तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। दोस्तों अब अंतिम के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में जाकर बताने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण मित्र है? यानी कि हम जो अपने गाड़ियों में दोपहिया चरपहिया में उपयोग करते हैं वह पर्यावरण का मित्र है, यानी कि इससे प्रदूषण नहीं होता। वह कौन सा है ईंधन बताना है? CNG है कि PNG है कि LPG है या KG16 है? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।